जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। बहुत कम दिन बचे हैं अब एग्जाम्स में, तो ऑल ऑफ यू हैव मस्ट हैव गियर्ड अप योर सॉक्स और हार्ड वर्क चल रहा होगा। ओके, सो देखिए आज मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट कंटेंट लेकर आई हूँ। ग्रामर बेस्ड है। कुछ इंपॉर्टेंट एरर्स हैं जो बहुत आम हैं, बहुत कॉमन है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, वेदर इट इज एनडीए, वेदर इट्स सीडीएस और एफकैट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये एरर्स काफी आप कह सकते हो ज्यादा वेटेज या चांसेस कैरी करते हैं आने के। तो इस तरीके से हमने एक लिस्ट प्रिपेयर करी है ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एरर क्वेश्चंस which I am going to discuss with you. So I'll tell you the errors also, I'll tell you the corrections also along with the rule. तो पहले हमारे ग्रामर के सब टॉपिक्स के सेशंस डिटेल में अपलोड हुए हैं, बट ये आप मान सकते हैं एक तरीके का आपका रिवीजन स्टार्ट हो गया है, बिकॉज स्टूडेंट्स अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, एग्जाम बहुत ही नजदीक है। ऑलराइट, सो सम कॉमन एरर्स। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आइदर लिखा है मैंने, आइदर इज यूज्ड फॉर टू और एनी या वन, ये यूज होते हैं मोर देन टू। ठीक है, ये दो से ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं। ये जनरली यूज होते हैं दोनों चॉइस के लिए। जब आपको चॉइस करनी होती है, मान लीजिए आपको दो लोगों, दो चीजों, दो नाउन्स में चॉइस करनी है, तो हम आइदर यूज करते हैं। और अगर आपको दो से ज्यादा में चॉइस करनी है तो आप एनी या वन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर दो लोग हैं, सो आई कैन से आइदर राम और श्याम कैन गो आउटसाइड। अब देखिए, आइदर राम और श्याम का मतलब है दोनों में से कोई एक, या तो राम या श्याम, दोनों में से कोई एक। तो चॉइस हो गई दो में। अब मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब मुझे कहना है कि आप सब में से कोई एक स्टूडेंट जाएगा, तो अब मैं बोल सकती हूँ वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन गो आउटसाइड। अब देखिए, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास दो से ज्यादा है, कोई नंबर मेंशन नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे दैट दे आर मोर देन टू। तो हमने क्या लगा दिया, वन। यहाँ एनी भी लग सकता था, वो भी करेक्ट था। सो आइदर मीन्स टू, चॉइस बिटवीन टू थिंग्स, पीपल, एनीबडी, इट मे बी कोई भी दो नाउन्स होने चाहिए बस। और एनी और वन होते हैं फॉर मोर देन टू, थ्री और थ्री प्लस। ऑलराइट, so this is a very important error question. Okay, let us move to the next one. Neither, none. अब देखिए, neither और none, सेम केसेस विद neither. neither भी दो के लिए यूज होता है और none more than two, पर ये यूज कब होते हैं? neither और none यूज होते हैं नेगेटिव। जब हम कहेंगे कि दो में से कोई भी नहीं या सब में से कोई भी नहीं, तो हम neither और none का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे कहना है कि दो में से कोई स्टूडेंट नहीं जाएगा, तो neither of the two students can go। अब देखिए, यहाँ बहुत स्पेसिफाई कर दिया कि दो है, तो आंसर क्या हो गया, neither। और अगर मुझे कहना है कि बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से कोई नहीं जाएगा, तो हम यूज करेंगे none। तब मैं कहूंगी none of the students can go, none of the students can go। so this is a difference। none होता है for more than two और neither होता है for two। अच्छा, ये जो है neither, none और either और one और any जो हमने पढ़े हैं, इनका पार्ट ऑफ स्पीच भी आप समझ लीजिए। ये होते हैं प्रोनाउंस, दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल पे। ओके, प्रेफर। प्रेफर का मतलब होता है, प्रेफर एक वर्ब है। प्रेफर का मतलब होता है जब हम एक चीज से ज्यादा दूसरे को अहमियत देते हैं, तो हम प्रेफर का यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एरर या फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स भी गलती कर जाते हैं इसमें। प्रेफर के साथ जब हम किसी दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम टू का यूज करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ टू लिखा हुआ है, हम टू का यूज करते हैं। हम यहाँ पर किसी और, आप कह सकते हो, वर्ड का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, कई स्टूडेंट्स कहते हैं प्रेफर दैन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन आ गया, आई प्रेफर टी दैन कॉफी, तो यहाँ पे जो प्रेफर के साथ आपको दैन दिया गया है, ये जो प्रेफर के साथ दैन दिया गया है, ये गलत है। दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट होना चाहिए था टू। करेक्ट सेंटेंस वुड बी I prefer
टी एंड देन टू लगेगा, टू कॉफी. आई प्रेफर टी टू कॉफी. सो सी दिस इज द करेक्ट आंसर. मतलब मुझे कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है. सो प्लीज रिमेंबर प्रेफर के साथ टू लगता है. प्रेफर वर्ब है. प्रेफरेबल आ सकता है एग्जाम में. प्रेफरेबल इसी का एडजेक्टिव फॉर्म है, प्रेफरेबल. तो कुछ भी आ जाए, चाहे आपको वर्ब फॉर्म आए, चाहे आपको नाउन फॉर्म आए एंड चाहे आपको एडजेक्टिव फॉर्म आए, हमारा कौन सा वर्ड लगेगा इसके साथ? टू. ओके, टू कंजंक्शन लगेगा जो आगे कनेक्ट करेगा. हम दैन नहीं लगाएंगे. ओके, द नेक्स्ट वर्ड, द नेक्स्ट रूल, सॉरी. ही इज डैश यूरोपियन. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखने में आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा बट इट इज अ बिट ट्रिकी. अगर आपको आर्टिकल्स के रूल्स सारे ठीक से डिटेल में नहीं पता है तो आप इसमें गलती करके आ सकते हो. ये देखने में सिंपल है बट इट इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. पास्ट ईयर का ही है. अब देखिए, आर्टिकल का एक रूल है. जब हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स की बात करते हैं, ए और एन, उनमें फर्क क्या है पहले वो समझते हैं. देखिए, ए यूज होता है उन वर्ड से पहले, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले, जिनमें कॉन्सोनेंट साउंड आती है. आप बोल के देखेंगे आपको पता चलेगा. और एन यूज होता है उन सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले जिनमें वोवल साउंड आ रही है, मतलब ए ई आई ओ यू की साउंड, अ आ ई ए ये वाली साउंड्स आ रही है. तो अब अगर आप इस वर्ड को बोल के देखिए, यूरोपियन, तो इसमें अ आ ई की कोई साउंड ही नहीं है. ए ओ, तो इसमें कोई वोवल साउंड नहीं आ रही है. यू इज अ कॉन्सोनेंट साउंड. तो क्योंकि यू एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ही इज अ यूरोपियन. अगर आप यहाँ एन मार्क कर आएंगे क्योंकि आपने देखा कि ई एक वॉवल है, तो चलिए उससे पहले एन लगा देते हैं, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. स्टूडेंट्स प्लीज मार्क इट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो भी सिंगुलर कॉमन नाउन है, अगर उनको आप प्रोनाउंस करके देखिए, वॉवल साउंड आ रही है तभी एन लगाइए. बट अगर वो वॉवल से शुरू हो रहे हैं और उनमें कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो आप ए लगाएंगे, जैसे ही इज अ यूरोपियन. देखिए, इससे रिलेटेड और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं. जैसे यूनिवर्सिटी वर्ड है, राइट. अब यूनिवर्सिटी स्टार्ट तो यू से हो रहा है, वॉवल है, बट अगर आप प्रोनाउंस करेंगे तो यू की साउंड आ रही है. अगेन जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू, यू इज अ consonant sound. It is not a vowel sound, it is a consonant sound. तो हम हमेशा क्या बोलते हैं? A university. He studies in a good university. He studies in a university in India. So university से पहले इसीलिए A आता है क्योंकि उसमें consonant sound है. Same rule applies with European also. Okay, so very important point. Okay, let's move to the next one now. A year and year. अब देखिए, year, it's not pronounced as year, it is pronounced as year. Pronunciation ठीक करिए स्टूडेंट्स पहले. It is pronounced as year. अब year की साउंड आ रही है, ई की नहीं आ रही है. और year क्या होगी? Yes, just now I have explained you. Year is a consonant sound. तो consonant sound है तो इसीलिए a year correct है और an year बिल्कुल गलत है. So please remember, a year होता है, an year नहीं होता, because it's not year, हम गलत बोलते हैं. It is pronounced as year. So a year. So इसलिए हम इसमें a लगा रहे हैं because consonant sound आ रही है. So I think काफी बच्चों को ये पॉइंट नहीं पता होगा. मैंने आर्टिकल्स में although डिस्कस करा हुआ है ये क्वेश्चन. This is again a very important point which you need to remember. Okay. Okay, next again a very important point. ये prepositions का है. It relates to the topic prepositions. अब देखिए comprise. पहले तो इस word का मतलब समझते हैं. Comprise का मतलब होता है contain. Okay, include. जब कोई चीज किसी में मिली हुई होती है, मान लीजिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 3 classrooms हैं, so the building comprises 3 classrooms, right? Contains of, consists of. अब हमें इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है, दैट इज कंप्राइज से अगर सेंटेंस बन रहा है, इट्स अ वर्ब, एक्टिव वॉइस में बन रहा है, तो हम ऑफ नहीं लगाते. आई रिपीट, अगर कंप्राइज वर्ब यूज हो रहा है और सेंटेंस का फॉर्मेशन एक्टिव वॉइस में है तो हम ऑफ नहीं लगाते हैं. लुक एट द एग्जाम्पल. द बिल्डिंग कंप्राइजेस ऑफ 3 क्लासरूम्स. तो ये जो ऑफ है स्टूडेंट्स, ये यहाँ गलत है, इसी वजह से सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है. अब आप नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस पढ़िए. द बिल्डिंग कंप्राइजेस 3 क्लासरूम्स.
ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर कंप्राइज के बाद हमने ऑफ नहीं लगाया। तो ये एरर में भी आ सकता है, कैसे किसी भी तरीके से आपको किसी भी सेक्शन में दे सकते हैं। मोस्ट लाइकली एरर में चांसेस रहते हैं, जैसे आपको दे देते द बिल्डिंग कंप्राइजेस ऑफ 3 क्लासरूम्स, तो वहां ऑफ जिस भी पार्ट में था ए बी सी में आप उसको एरर मार्क कर कर आएंगे। तो प्लीज रिमेंबर कंप्राइज अगर वर्ब आता है सेंटेंस आपको किसी भी सेंटेंस में और एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, यू विल नॉट यूज ऑफ। ऑफ इसके बाद गलत हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मार्क्स कैरी करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है बस, क्योंकि देखिए बहुत वास्ट है, आपका कोर्स बहुत वास्ट है, एवरीथिंग इज सो वास्ट कि कई बार हो सकता है यू गेट स्टक समवेयर। तो इसलिए हमें हमेशा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं उनको हमेशा करने के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, उनमें हमें कभी नहीं अटकना चाहिए। उनमें अगर आप अपनी एक्यूरेसी रखेंगे सो यू कैन स्कोर मैक्सिमम। ओके, आना आपको सब चाहिए बट एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनमें आपको परफेक्ट होना है, उनमें आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। ऑलराइट, सो प्लीज स्टार्ट रिवाइजिंग। और ये मैं आपको सब सब्जेक्ट्स के लिए बोल रही हूँ, दिस एडवाइस फॉलोज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। देन नेक्स्ट, डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ अगेन प्रेपोजिशन का ही एरर है। पहले वर्ब का मतलब समझ लेते हैं। डिस्पोज एक वर्ब है। डिस्पोज का मतलब होता है फेंक देना, डिस्कार्ड कर देना। कोई चीज अगर आपके काम की नहीं है आप उसको हटा देते हैं, कोई भी कुछ भी है, कोई घर का सामान है, कोई घर की चीज है, कोई कपड़ा ही है, आप उसको यूज ही नहीं करते हैं, यू नो लॉन्गर यूज इट, तो हम उसको किसी को दे देते हैं, या मान लीजिए हमने डस्टबिन में ही डाल दिया तो हमने उसको डिस्पोज कर दिया। तो डिस्पोज मतलब उस चीज को कंप्लीटली हटा देना जो अब हमारे यूज की नहीं है। अब डिस्पोज के बाद एक प्रेपोजिशन आता है एंड दैट प्रेपोजिशन इज OF ऑफ। अब आपको एरर में क्या आ सकता है, OFF, या हो सकता है कोई भी प्रेपोजिशन ना दे। So please remember, dispose is always followed by OF preposition. It is not followed by OFF. Again, a very common question on errors. So remember, dispose is followed by OF, not OFF. All right? ये आपको error में आ सकता है। कंफ्यूज करने के लिए fill in the blanks में भी दे सकते हैं, जैसे एक ऑप्शन OF का दे दिया, एक OFF का दे दिया। So please remember this point as well. Okay, let's move to the next point. Comes off and come from. अब देखिए come एक वर्ब है, वैसे तो come का मतलब होता है आना, बट हम इसके बाद preposition जब लगा देते हैं off या from तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। पहले हम बेसिक इन prepositions का मतलब समझते हैं। off यूज होता है जब आप किसी चीज का हिस्सा है, राइट? सपोज में एक पेन है, पेन का कैप है, तो मैं बोलूंगी द कैप इज ऑफ दिस पेन, क्योंकि वो कैप उस पेन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो जब हम किसी भी चीज का एक हिस्सा होते हैं हम ऑफ यूज करते हैं, ठीक है। और कम फ्रॉम, कम मतलब आना, फ्रॉम मतलब किसी जगह, और जब हम किसी जगह से आ रहे हैं तो हम फ्रॉम यूज करते हैं, ये डिफरेंस है। तो बेसिकली फैमिली के लिए या ओरिजिन के लिए, बैकग्राउंड के लिए हम कम के साथ ऑफ लगाते हैं, फ्रॉम नहीं लगाते, बिकॉज इट्स नॉट अ प्लेस। अब अगर कोई किसी फैमिली को बिलोंग करता है तो हम बोल सकते हैं he comes of a noble family। यहाँ पर अगर आपने फ्रॉम लगा दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज फैमिली कोई प्लेस नहीं है कि आप न्यू दिल्ली से, मुंबई से, बैंगलोर से या देहरादून से आ रहे हो, इट्स नॉट अ प्लेस, राइट? तो मतलब इस सेंटेंस का ये है कि आप उस फैमिली का एक हिस्सा हो। तो जब आप किसी भी चीज का एक हिस्सा होते हैं तो हम कम के बाद ऑफ लगाते हैं। अब आते हैं कम फ्रॉम पे। कम फ्रॉम होता है प्लेस के लिए, लाइक अगर आप न्यू दिल्ली के से आ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं जैसे he has come from न्यू दिल्ली, वो न्यू दिल्ली से आया है। अब इस सेंटेंस में देखिए न्यू दिल्ली इज अ प्लेस, राइट? न्यू दिल्ली इज अ प्लेस हियर, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, कम के साथ फ्रॉम। सो दिस इज अ डिफरेंस। कम ऑफ होता है फैमिली के लिए और कम फ्रॉम होता है फॉर अ प्लेस, ठीक है। इसी तरीके से बिलोंग भी लगता है, बिलोंग एक वर्ब है, बिलोंग के बाद टू लगा देते हैं, आई मेंशन इट हियर, ये भी पता होना चाहिए। बिलोंग इज followed by two preposition, belong to, I belong to a noble family, I belong to New Delhi। तो belong के साथ तो फिक्स है कि टू ही लगता है, चाहे फैमिली है चाहे प्लेस है, whatever it is।
बट कम वर्ब अगर आता है तो अगर फैमिली या बैकग्राउंड या ओरिजिन की बात हो रही है तो ऑफ लगाएंगे, और कहीं जगह से आने की बात हो रही है, आई हैव कम फ्रॉम माई हाउस, तो फिर हम फ्रॉम लगाएंगे. ऑलराइट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट कैन कम इन फिल इन द ब्लैंक्स. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, काइंड, सॉर्ट, टाइप. अब देखिए काइंड, सॉर्ट, टाइप, ये बहुत आया है एग्जाम में. काइंड, सॉर्ट, टाइप, ये 3 नाउन्स है. देखिए इनकी सिंगुलर और प्लूरल होती है, ज्यादातर बच्चे नहीं समझ पाते. काइंड का काइंड, सॉर्ट का सॉर्ट्स और टाइप का टाइप्स. अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए, दीज काइंड, मान लीजिए दीज काइंड ऑफ बुक्स एंड देन व्हाटएवर द सेंटेंसेस. अब जब दीज प्लूरल के लिए यूज होता है, दिस दैट सिंगुलर, दीज प्लूरल, तो अंडरस्टूड है काइंड एक नाउन है तो ये भी तो प्लूरल होगा, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, करेक्ट होना चाहिए था काइंड्स. तो इस तरह के एरर्स बहुत कॉमन है, आ रहे हैं. दीज सॉर्ट्स ऑफ पीपल बोल देते हैं हम, राइट, दीज टाइप्स ऑफ पीपल. सो काइंड, सॉर्ट और टाइप, इनके ये प्लूरल फॉर्म है, और अगर ये रेफर प्लूरल को कर रहे हैं तो आप प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे, अगर ये रेफर सिंगुलर को कर रहे हैं तो आप सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे. इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि पास्ट ईयर अगर आप रिसेंट भी देख लेंगे, लास्ट ईयर के भी देख लेंगे, इस पे बेस्ड एरर्स आए हुए हैं एनडीए में भी, सीडीएस में भी, और ये थोड़ा कई बार स्टूडेंट्स सिंपल बट सिंपल चीजों में भी अटक जाते हैं. सो प्लीज ऐसे एरर्स को बहुत ध्यान से देखिएगा. ओके, now the next important question, agree with and agree to. all right, again preposition difference. agree मतलब किसी से हामी भरना, जब हम सहमत है. अब देखिए agree with यूज होता है पर्सन के लिए जब हम किसी व्यक्ति से सहमत है, और agree to होता है किसी बात से सहमत होना. I agree with you, because you क्या है, एक पर्सन है, तो इसलिए I agree to you नहीं लगाया, हमने कहा I agree with you. सिमिलरली अगर किसी बात पे एग्री होने की बात हो रही है तो सेंटेंस होगा I agree to your views, your opinion, जो भी मैटर है. तो अगर आप किसी बात पे एग्री कर रहे हो तो आप to लगाएंगे, और अगर आप किसी पर्सन से सहमत हो तो आप विद लगाएंगे. और ऐसे बहुत प्रेपोजिशंस हैं, जैसे डिसएग्री के साथ भी यही हो गया, डिसएग्री विद, डिसएग्री टू. ठीक है. देन एंग्री, अगर आप किसी से गुस्सा हो तो एंग्री विद बोलते हैं पर्सन के लिए, आई एम एंग्री विद यू. और अगर किसी बात पे गुस्सा हो तो एट, आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर. तो ये डिफरेंस आपने देखना है. तो ऐसे वर्ब्स के साथ जनरली विद पर्सन के लिए लगता है, और टू या एट हो गया, या कई बार ऑन भी हो जाता है, ये चीजों के लिए, मैटर के लिए, पॉइंट्स के लिए, व्यूज के लिए लगता है. तो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन एरर, किसी भी सेक्शन में आ सकता है, दैट यू हैव टू फिगर आउट. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पुलिस इज कमिंग, देखिए ये गलत है, पुलिस आर कमिंग सही है. पुलिस को हम प्लूरल मानते हैं, ठीक है. पुलिस इज कंसिडर्ड एज प्लूरल नाउन, और इसके साथ हम लगाते हैं प्लूरल वर्ब. देखिए पुलिस क्या है, पुलिस में हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि एक पुलिस पर्सन है, एक पुलिस मैन है, या एक पुलिस ऑफिसर है. पुलिस आ रही है तो हम ये कहेंगे ना कि पुलिस की पूरी टीम है. अब उसमें 4 लोग भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं. तो बेसिकली पुलिस एक कलेक्टिव नाउन है. तो नॉर्मली तो हम कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, बट ये आप अज्यूम कर सकते हो कि पुलिस कलेक्टिव नाउन का एक्सेप्शन है. इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब नहीं प्लूरल वर्ब यूज करते हैं. और बहुत बच्चों को ये नहीं पता होगा, क्योंकि जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं हम गलती कर जाते हैं. पुलिस आ रही है, पुलिस इज कमिंग, तो वो गलत हो गया. तो रिमेंबर, पुलिस ऑल्दो बीइंग अ कलेक्टिव नाउन, इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ अ कलेक्टिव नाउन, इसलिए उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब नहीं लगाते हैं, हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं. तो पुलिस आर कमिंग होगा, पुलिस इज कमिंग नहीं होगा. या कोई भी वर्ब आप यूज करते हैं, जैसे पुलिस हैव, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ. आप ये नहीं बोलेंगे पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, आप बोलेंगे पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ. पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, बिकॉज पुलिस के साथ हम
प्लूरल वर्ब लगाते हैं चाहे कोई भी टेंस हो. सो अगेन आई थिंक अ न्यू पॉइंट दैट यू मस्ट हैव स्टडीड. ये भी मैंने नाउन्स चैप्टर में सब पढ़ाया हुआ है. अब आप ये मान लीजिए बस ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का थरो रिविजन हो रहा है. ओके, so shall I move to the next question? All right. She entered into the house. Incorrect. She entered the house. Correct. अब देखिए enter का मतलब ये होता है बाहर से अंदर, from outward to inwards. तो जब हम बाहर से अंदर आते हैं तो हमारा preposition into लगता है. जैसे he came into the house. ठीक है. He jumped into the river. बाहर से अंदर कूदा है ना, इसलिए into लग गया. बट एंटर का ऑलरेडी मतलब होता है बाहर से अंदर, इसलिए हम एंटर के साथ अवॉइड करते हैं, हम इनटू का यूसेज नहीं करते हैं. तो ही एंटर्ड द हाउस करेक्ट होगा. तो प्लीज रिमेंबर, अगर एंटर प्लेस के लिए यूज हो रहा है हम इनटू नहीं लगाते हैं, बिकॉज एंटर का मतलब ही होता है बाहर से अंदर. तो इसलिए हमें प्रीपोजिशन को रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. अब इसमें आप एक एक्सेप्शन भी समझ लीजिए साथ के साथ, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो. एंटर वर्ब कई बार एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी यूज होता है, और जब हम एंटर को एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज करते हैं तब हम यूज कर सकते हैं इनटू. फॉर एग्जाम्पल, ही एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट with the company. उसने कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करा. तो यहाँ पर देखिए entered into करेक्ट है. द रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की बात हो रही है. तो 2 पॉइंट्स आपको अब इसमें ध्यान रखने हैं. अगर एंटर प्लेस के लिए यूज है, मतलब बाहर से अंदर आना, तो हम इनटू नहीं लगाएंगे. बट अगर एंटर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज हो रहा है तो आप एंटर के साथ इनटू लगा सकते हो. इट इज कंसिडर्ड करेक्ट. ओके, इट इज कंसिडर्ड करेक्ट. सो प्लीज दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन पे आप ध्यान दीजिए. ओके, सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट क्विकली जस्ट गो थ्रू देम, जस्ट रिवाइज द क्वेश्चंस, टेक अ मिनट, गो थ्रू देम. ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. Okay students, let us start with the next question now. Next question, question number 13. देखिए ये भी बहुत important error है. She thinks she is superior than all. She thinks she is superior to all. अब देखिए superior के बाद than नहीं लगता, to लगता है. superior, inferior, junior, senior, exterior, interior, ये जितने words हैं, these are adjectives. They are not followed by than, they are followed by to. This is also a very important question. आपको fill in the blanks में आ सकता है या आपको error में भी आ सकता है. So please remember, I repeat, after words like superior, inferior, junior, senior, interior, exterior, we always use to, we do not use than for comparison. Okay, let us move to the next one. I need a help, I need help. अब देखिए help एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर पहले तो हम अनकाउंटेबल नाउन्स को समझते हैं एक बार और फिर इस रूल पे आते हैं. जितने अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, जैसे हेल्प, हेल्प को कैसे आप काउंट कर सकते हो? तो हेल्प हो गया, टाइम है, मनी है, वायलेंस है, एग्रेशन है, कोई भी इमोशन है, ऑल ऑफ दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन से पहले वी नेवर यूज ए और एन. ए और एन नॉट यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स. आप द का यूज कर सकते हो अगर आपका नाउन डेफिनेट है, बट आप ए और एन आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज नहीं करते अनकाउंटेबल नाउन से पहले. तो देखिए वही एरर था, आई नीड हेल्प होगा, आई नीड अ हेल्प नहीं बोले होगा. अगर मैंने कहा आई हैव अ टाइम लेफ्ट तो गलत है, आई हैव टाइम लेफ्ट, आई हैव सम टाइम लेफ्ट बोल सकते हैं, बट बिकॉज टाइम इज अनकाउंटेबल वी कैन नॉट यूज ए और एन. फॉर एग्जाम्पल, आई गेव हिम एन एडवाइस, ये गलत है बिकॉज एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो एन गलत है. आप कहेंगे आई गेव एडवाइस, आई गेव हिम एन एडवाइस नहीं होगा, आई गेव हिम एडवाइस. तो एडवाइस, इंफॉर्मेशन, एविडेंस, इक्विपमेंट, ये भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में ही आते हैं. दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरर क्वेश्चन फॉर यू. द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ,
I can buy equipments online and I can buy equipment. देखिए ये भी अनकाउंटेबल का ही रूल है. जितने हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, आई रिपीट, जितने भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, दे आर नेवर इन प्लूरल फॉर्म. क्योंकि आप उनको गिन नहीं सकते, तो एज सच उनका सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म डिफाइन नहीं होता है. जो हमारे कॉमन नाउन्स होते हैं उनका सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, बट हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं होता. तो अनकाउंटेबल नाउन्स को हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते. सो आई कैन बाय इक्विपमेंट्स गलत है, इट शुड बी आई कैन बाय इक्विपमेंट. अब अगर इसको आपको मेंशन करना है आप कितने ले रहे हो, तो आप तब आप कॉमन नाउन का यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन बाय 2 पीसेस ऑफ इक्विपमेंट. पीस एक कॉमन नाउन है, उसको हम प्लूरल कर सकते हैं, बट हम एज एन अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते. तो अनकाउंटेबल के दो रूल्स आपके अभी रिवाइज हुए हैं. पहला, अनकाउंटेबल नाउन से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन यूज नहीं होते, द हो सकता है अगर आपका नाउन डेफिनेट है तभी. और सेकेंड केस, अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल फॉर्म नहीं होता, सिर्फ कॉमन नाउन्स का सिंगुलर प्लूरल होता है. तो अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल फॉर्म नहीं होगा. अगर आपको प्लूरल फॉर्म में आ जाता है तो वो भी एक बहुत बड़ा एरर है. So students, this is again a very important error point which I have just revised with you. Please remember it. अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, ब्रेथ, ब्रीद. देखिए ये आपको होमोनिम में आ सकता है स्टूडेंट्स. ब्रेथ नाउन, इसका मतलब होता है सांस, ठीक है, और ब्रीद एक वर्ब है, उसका मतलब है सांस लेना, क्योंकि उसमें एक्शन हो रहा है. सो ब्रेथ इज अ नाउन एंड ब्रीद इज अ वर्ब. अब ये होमोनिम्स में भी आ सकता है, मतलब सीरियस एग्जाम की बात करें तो आपको पेयर्ड वर्ड, सिमिलर वर्ड्स का अगर सेक्शन आ गया उसमें आ सकता है, या फिर आपको एरर में आ सकता है. नॉर्मली चाहे एनडीए हो चाहे सीडीएस हो, जैसे ब्रीद यूज होना चाहिए था तो ब्रेथ दे देंगे, ब्रेथ यूज होना चाहिए था ब्रीद दे देंगे. सो दिस इज हाउ दे कैन गो अबाउट इट. लुक एट द एग्जांपल्स. होल्ड योर ब्रेथ. यहाँ पे होल्ड एक नाउन है और ब्रेथ, सॉरी, होल्ड एक वर्ब है. आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, होल्ड एक वर्ब है और ब्रेथ नाउन है, सांस, जिस चीज को रोकना है. एंड आई कांट ब्रीद, आई कांट ब्रीद में ब्रीद एक वर्ब है, आप सांस नहीं ले सकते, ये एक्शन है जो नहीं हो रहा है. तो प्लीज रिमेंबर, ब्रेथ इज अ नाउन, ब्रीद इज अ वर्ब. ऐसे बहुत कॉमन आप कह सकते हो एरर्स आ सकते हैं, या बहुत वर्ड्स हैं जो ऐसे होमोनिम्स और सिमिलर वर्ड्स होते हैं. अगेन मैं बार बार आपको एक ही चीज बोलती रहती हूँ, हमारे सारे सेक्शंस अपलोडेड हैं. प्लीज गो थ्रू द सेक्शन ऑफ होमोनिम्स. ओके, इट विल रियली हेल्प यू. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड, फाउंड, फाउंडेड. अब ये फाउंडेड बहुत आता है एग्जाम में, इसको फाउंड से कंफ्यूज करा जाता है. तो पहले तो पढ़ते हैं फाउंड क्या होता है. देखिए, फाइंड एक वर्ब है, इसका मतलब है ढूंढना. कोई चीज आपकी खो गई है तो आपने ढूंढ ली है. आई फाउंड माई पेन, मतलब मुझे पेन मिल गया. आई एम फाइंडिंग माई बुक, मैं अपनी बुक ढूंढ रही हूँ. तो कोई चीज जब आपकी मिसिंग हो, उसको आप ढूंढ रहे हो, तो हम फाइंड वर्ब यूज करते हैं. अब फाइंड वर्ब का पास्ट टेंस है फाउंड, इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है फाउंड. तो फाउंड मतलब कोई चीज ढूंढना पास्ट में, या कोई भी खोई हुई चीज का मिलना, उसके लिए भी फाउंड यूज करते हैं. अब ये वर्ड पे आइए, फाउंडेड, ईडी, फाउंडेड. देखिए पहली बात तो फाइंड का पास्ट टेंस फाउंड होता है, फाउंडेड नहीं होता. फाउंडेड का मतलब होता है एस्टैब्लिशमेंट. किसी भी यूनिवर्सिटी की, ऑर्गेनाइजेशन की किसी साल में अगर स्थापना हुई हो, तब हम यूज करते हैं वर्ड फाउंडेड. तो इसका खोना या मिलने से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब होता है स्थापना होना, फाउंडेड. अब आपको एरर में कई बार आ सकता है, जैसे पास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, LIC was found आ गया था, LIC was found in, और फिर ईयर आ गया था. तो LIC कोई खोई हुई चीज तो है नहीं जो आपको मिल गई है. LIC एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एस्टैब्लिशमेंट, उसका स्थापना किसी साल में हुआ था. तो यहाँ पे फाउंड का एरर था स्टूडेंट्स, यहाँ पे करेक्ट वर्ड होना चाहिए था फाउंडेड. तो फाउंड और फाउंडेड, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, इनका बहुत चांस है कि आपको एरर क्वेश्चन आ सकता है. इनफैक्ट आई थिंक इट कैरीज अ लॉट ऑफ वेटेज, और बहुत हाई परसेंटेज चांस है इस तरह के आपको एरर्स के आने की. सो रिमेंबर, फाइंड इज अ वर्ब, उसका पास्ट टेंस फाउंड है, कोई चीज ढूंढना विच इज मिसिंग.
और फाउंडेड मतलब होता है स्थापना करना, स्टैब्लिशमेंट करना। यूनिवर्सिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज के लिए ये टर्म यूज किया जाता है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। I look forward to meet you. I look forward to meeting you. Please students mark it a very very important question. Gerunds का बहुत ही important question है। पहले हम look forward to का मतलब समझते हैं। ये एक phrase है, आपको synonyms, antonyms में भी आ सकता है। Look forward to का मतलब होता है किसी चीज के लिए जब हम anxiously wait कर रहे हो, but in a good manner. Anxiously waiting. इन अ प्लेजेंट मैनर, जब आप बहुत उत्सुकता से पॉजिटिव फीलिंग के साथ किसी काम के होने की वेट कर रहे हो। सपोज आप नेक्स्ट क्लास की वेट कर रहे हो, या कोई मूवी रिलीज होने वाली है, फ्राइडेज को मूवी रिलीज होती है, तो कई बार हमें बहुत एक्साइटमेंट नहीं होती है कि हम तो ये मूवी देखने जाएंगे, तो आप उस मूवी के रिलीज की वेट कर रहे हो, तब हम यूज करते हैं लुक फॉरवर्ड टू। लुक एक वर्ब है, इसका कोई भी टेंस हो सकता है, इट डजंट मैटर। लाइक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द मूवी, मैं मूवी की रिलीज की एंशियसली वेट कर रही हूँ। सिमिलरली लुक फॉरवर्ड टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन, नॉट अ वर्ब। क्योंकि आप मूवी की वेट कर रहे हो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द मूवी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्लास। तो मैंने देखिए सब जगह नाउन्स लगाए हैं। सो लुक फॉरवर्ड टू इज फॉलोड बाय अ नाउन और अ gerund। अब देखिए सेकेंड सेंटेंस विच इज द करेक्ट वन, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। यहाँ मीटिंग आपका कंटिन्यूस टेंस का वर्ब नहीं है, यहाँ मीटिंग आपका gerund है, इट इज अ gerund, इट इज अ नाउन। सो प्लीज रिमेंबर, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। आप उस एक्टिविटी की वेट कर रहे हो, मैं तुमसे मिलना, मिलना जो एक काम है, एक्टिविटी है, उसका बहुत एंशियसली वेट कर रहा हूँ। सो आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू नहीं होगा, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। So please remember this point, look forward to is always followed by a noun or a gerund, never a verb। ये आपको एरर में आ सकता है। I look forward to meet you, मैंने पास्ट ईयर का ही एग्जांपल दिया है, ये एनडीए में एक बार आया था, तो मीट का एरर था, मीटिंग होना था। प्लस ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, जैसे एक ऑप्शन मीट का दे देंगे, एक मीटिंग का दे देंगे। So this is how it can come to you, but it's a very very important question. Please remember it. Okay, let's move to the next one. इट्स नो बेटर डैश ओवर स्पिल्ड मिल्क। ये बहुत फेमस एक सेइंग है, प्रोवर्ब है कि अब जो हो गया उस पर रोने का कोई फायदा नहीं है। लेट्स मूव ऑन, आगे की सोचिए, जो हो गया सो हो गया। लेट देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर इट। सो इट्स नो बेटर क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क होता है। ये भी पास्ट ईयर में फिल इन द ब्लैंक्स में आया हुआ है। अगेन आपके एग्जाम्स में इतना रेपिटेशन है, सो आई थॉट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई शुड डिस्कस विद यू। इट्स अ सेइंग, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। मतलब अब अगर दूध गिर गया तो वो वापस नहीं आएगा ग्लास में, तो उस पर रोने का कोई फायदा नहीं है। बेटर जस्ट वाइप इट ऑफ, क्लीन इट एंड थिंक व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो आगे का सोचिए, जो हो गया सो हो गया। सो यहाँ पर हम gerund यूज करेंगे। अगेन इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ gerund। यहाँ पर हम वर्ब यूज या इन्फिनेटिव का यूसेज नहीं करेंगे। Okay, the next is many and much। ये adjectives हैं students, many much adjectives हैं। देखिए many यूज होता है काउंटेबल के लिए और much यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए। आई रिपीट, many यूज होता है काउंटेबल के लिए और much यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए। अगर आपका नाउन काउंटेबल है तो आप many लगा सकते हैं, अगर अनकाउंटेबल है तो आप मच लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने इससे पहले काउंटेबल अनकाउंटेबल आपको पढ़ाया था, अनकाउंटेबल नाउन्स। टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ मैनी नहीं लगेगा, मच लगेगा। अभी हम बोलेंगे वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट फॉर एग्जाम्स नाउ। तो सिमिलरली काउंटेबल है तो मैनी लगाओ, अनकाउंटेबल है तो आप मच का यूज करिए। आई हैव रेड डैश बुक्स। अब आप मुझे आंसर बताइए, आई हैव जस्ट लेफ्ट अ ब्लैंक फॉर यू, यू फिगर आउट व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। यस, आई हैव रेड मेनी बुक्स होगा, बिकॉज बुक्स क्या है, काउंटेबल। I don't have dash time, I don't have much time, because time क्या है, uncountable। ओके, इसमें एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, स्टार्स। देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्लास में बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम स्टार्स, उनको लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है स्टार्स अनकाउंटेबल होते हैं क्योंकि हम गिन नहीं सकते, बट लेट मी टेल यू, स्टार्स काउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। सो देयर आर मेनी स्टार्स, देयर आर मच स्टार्स नहीं बोलेंगे। तो जितने काउंटेबल नाउन्स हैं आप मैनी लगाइए और जितने अनकाउंटेबल नाउन्स हैं आप मच लगाइए। दिस इज अ वेरी इजी पॉइंट एंड इट कैन कम इन एग्जाम स्टूडेंट्स। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू थैंक मी फॉर दिस, बिकॉज आई हैव जस्ट डिस्कस्ड विद यू
some very very important points. Next question. All right. He jumped in the river, he jumped into the river. अब पहले तो ये preposition समझ लेते हैं, in और into. देखिए in होता है अंदर और into होता है अंदर से बाहर से अंदर, from outward to inwards motion. That is the meaning of into. I repeat, in होता है अंदर और into होता है बाहर से अंदर. So अब जब आप ऑलरेडी कहीं अंदर हैं तो आप बोलेंगे I am in the class, right? You will say I am in the class. क्योंकि आप कहीं बाहर से अंदर नहीं आए हैं, उस टाइम आपकी पोजीशन ऑलरेडी अंदर है. बट जब आप बाहर से अंदर आ रहे हैं तो हम into लगाते हैं. I came into the class. मैं क्लास में आया हूँ. कहाँ से आया हूँ? बाहर से अंदर आया हूँ. I came into the class. So I repeat, अगर आप ऑलरेडी अंदर हैं तो आप in लगाइए, और अगर आप बाहर से अंदर आ रहे हैं कहीं पर भी तो into लगता है. अब देखिए सेंटेंस, he jumped in the river, he jumped into the river. जब आप कूदेंगे नदी में तो ऑब्वियसली आप पहले से तो वहां नहीं हैं, आप बाहर से अंदर आएंगे. आप बाहर से अंदर कूद रहे हो तो बाहर से अंदर के लिए हम यूज करेंगे into. He jumped into the river. Correct sentence will be he jumped into the river because आप बाहर से अंदर कूदे हो, इसलिए यहाँ in गलत है. सिमिलरली अगर आप स्विमिंग पूल में कूद रहे हो so he jumped into the pool. आप वेल में कूद रहे हो, he jumped into the well. कहीं पर भी आप बाहर से अंदर कूद रहे हो तो हम into लगाते हैं. तो ये जनरली वाटर बॉडीज के लिए ही यूज हो जाता है क्योंकि वहीं पर हम बाहर से अंदर जंप कर रहे हैं. अदरवाइज जंप के साथ अपॉन भी आता है, ओवर भी आता है, बट उनके एक्सप्लेनेशंस डिफरेंट हैं. वो अंदर के लिए नहीं होते, वो ऊपर के लिए होते हैं या पार करने के लिए. तो अगर आप बाहर से अंदर आ रहे हो तो इनटू का यूज होता है. तो सिमिलरली कम इनटू भी होता है. अगर आप क्लास में या घर में बाहर से अंदर आ रहे हो तो कम के साथ भी इनटू लग सकता है. तो इनटू होता है बाहर से अंदर और इन होता है जब आप ऑलरेडी उस जगह में अंदर मौजूद हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वीक वी डैश टू नॉर्थ दिल्ली. देखिए लास्ट वीक ये टेंस का क्वेश्चन है. लास्ट वीक मतलब पास्ट टाइम. पास्ट टाइम के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. अब आप देखेंगे चार ऑप्शंस. गो इज प्रेजेंट, गॉन इज थर्ड फॉर्म, गोज इज अगेन सिंपल प्रेजेंट एंड वेंट इज पास्ट टेंस. तो करेक्ट आंसर इज वेंट. लास्ट ईयर वी वेंट टू न्यू दिल्ली. इसमें एलिमिनेट भी कर सकते थे. गॉन हमेशा हैज हैव हैड के साथ आता है परफेक्ट टेंस में, इंडिविजुअली नहीं आता तो ये गलत है. वी के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आता तो गोस गलत है. अब बचा या तो गो या वेंट. सो पढ़ के भी पता चल रहा है लास्ट ईयर पास्ट टाइम है, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे. सो प्लीज रिमेंबर टेंसेस का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पास्ट टाइम के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, परफेक्ट टेंस नहीं आता या कोई और टेंस नहीं आता. बिकॉज कई बार ऐसा होता है, एरर में आया हुआ है कि आपको पास्ट टाइम के साथ प्रेजेंट परफेक्ट दे देते हैं, तो वो बहुत बड़ा एरर है. मान लीजिए आपको यही सेंटेंस ऐसे दे देते एरर में, लास्ट ईयर वी हैव गॉन टू न्यू दिल्ली. मान लीजिए ये सेंटेंस आ जाता, लास्ट ईयर वी हैव गॉन टू न्यू दिल्ली. अब आपने पढ़ा लास्ट ईयर पास्ट टाइम है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पास्ट टाइम के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है. अब एग्जामिनर ने हमें दे दिया प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये गलत है. यहाँ होना चाहिए था वी वेंट टू न्यू दिल्ली. तो ज्यादातर आपको ये टेंसेस के सिंपल पास्ट और परफेक्ट टेंस में कंफ्यूज करके एरर क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं. सो रिमेंबर, पास्ट टाइम के साथ कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आता. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरर क्वेश्चन. ऑलराइट, तो देखिए एक क्वेश्चन के साथ आई एम टेलिंग यू मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ सकते हैं. तो आई एम नॉट लिविंग एनीथिंग कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नहीं मिस करा है. Now it's up to you to please remember these points and revise them and practice as much as you can. All right? Okay. The next one, if I dash rich, I would buy a big house. This is imaginary. Imaginary का मान लीजिए एक एरर क्वेश्चन आ ही सकता है. इट कैरीज 99% चांस ऑफ कमिंग इमेजिनरी एंड कंडीशनल. और अगर हम सीडीएस की बात करें तो इमेजिनरी फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है. तो पूरे पेपर में आपको इमेजिनरी से ही 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं. इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, जब आप कुछ है नहीं बट आप होने की या बनने की कल्पना कर रहे हैं. तो ऐसे में हम यूज करते हैं वर और वुड. कुछ होने के लिए हम वर यूज करते हैं और एक्शन के लिए हम वुड यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई डैश रिच आई वुड बाय अ बिग हाउस. अगर मैं रिच होता तो मैं एक बड़ा घर खरीदता.
अब ये इमेजिनरी है, कुछ होने के लिए वर यूज होगा, तो देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, विल बी, am, were, was. Yes, I've already given you the answer, students. Correct answer is were. यहाँ पर चाहे I हो, he, she, you, we, they, कोई भी proper noun, common noun, pronoun, कोई भी subject होगा, हमारा एक ही verb लगता है, that is were. If he were rich, she were rich. अब ये मत सोचिए he, she के साथ were नहीं आता, imaginary का exceptional case है. imaginary में कोई भी noun, pronoun होगा, कोई भी subject होगा, हम हमेशा were ही उसके साथ लगाते हैं. So please learn it. We always use were with any subject that is given to you. So if I were rich, I would buy a big house. Imaginary किससे denote करना चाहता है? If conjunction से. Otherwise, I wish, I suppose, ये भी imaginary sentence denote करते हैं. यहाँ पर ऐसे भी आ सकता था, I suppose I were rich, तो वो भी correct था. I wish I were rich आ सकता था, वो भी correct था. So if I wish या I suppose तीनों में से कोई एक यूज होगा to denote that it is an imaginary sentence. Imaginary sentences are very easy as well as very important because वो बहुत आते हैं एग्जाम्स में, एक से ज्यादा क्वेश्चन एक पेपर में आ सकता है. Alright, so let's move to the next one now. Who and whom pronouns हैं, इनका डिफरेंस समझते हैं पहले. Who यूज होता है सब्जेक्ट के लिए. सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर ऑफ द एक्शन, जो पर्सन काम कर रहा है, और whom यूज होता है ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन रिलेटेड जिससे एक्शन हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी. फॉर एग्जांपल आई टीच यू इंग्लिश, यहाँ पे पढ़ा कौन रहा है? आई, तो आई डूअर ऑफ द एक्शन है, तो आई सब्जेक्ट है और यू ऑब्जेक्ट है क्योंकि यू से रिलेटेड बात हो रही है. अब देखते हैं एग्जाम्पल्स. दिस इज द बॉय डैश वन द मैच. अब देखिए यहाँ पर बॉय है जिसने मैच जीता है, तो बॉय से रिलेटेड वर्ब है, बॉय हैज वन द मैच, तो बॉय ही सब्जेक्ट है बिकॉज वो ही डूअर ऑफ द एक्शन है. तो क्या लग गया? हु. सेकंड पे आइए. टू हुम शुड आई एड्रेस दिस लेटर. एड्रेस मतलब किसका एड्रेस लिखना है या किसको जाना है लेटर, तो एड्रेस यहाँ पे वर्ब है. एड्रेस किसके लिए लगा है? आई. आई कर रहा है ना एड्रेसिंग का काम, तो आई क्या बन गया? सब्जेक्ट. अब जिसको लेटर भेजा जा रहा है वही तो दूसरा पर्सन है, उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट है. तो देखिए यहाँ पर क्या लग गया? whom. तो who और whom आपको एज रिलेटिव प्रोनाउंस भी आ सकते हैं, एज इंटरोगेटिव भी आ सकते हैं. मैंने दोनों तरीके से एग्जांपल्स दिए हैं. पहला सेंटेंस एज अ रिलेटिव प्रोनाउन है, दूसरा एज एन इंटरोगेटिव है. रूल वही रहेगा. अगर आपको लगता है सब्जेक्ट मेंशन्ड है, सब्जेक्ट की बात हो रही है या सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप who लगाइए. अगर आपको लगता है ऑब्जेक्ट की बातचीत हो रही है, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में ही बता रहे हैं, फोकस सेंटेंस उस पे है, तो आप whom लगाइए. राइट? लाइक आई एम द टीचर हु टीचेस यू. यू आर द स्टूडेंट्स टू whom आई टीच. बिकॉज मैं तो पढ़ा रही हूँ, आपके बारे में बात हो रही है, आप हैं रिलेटेड, तो आपके लिए लग गया whom, और मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे लिए लग गया who. Who और whom अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस, ये एग्जाम में आ सकते हैं. अभी लास्ट पेपर में भी ये एरर क्वेश्चन में आया था, आई थिंक सीरियस पेपर में था. सो प्लीज रिमेंबर इट कैन कम इन फिल इन द ब्लैंक्स, इट कैन कम इन कंडीशनल, इट कैन कम इन कंप्लीट द सेंटेंसेस एज वेल एज इन errors. All right, so let us move to the next important question now. Rule: you need to let dash know the important information ahead of time. ये भी मैंने इंपॉर्टेंट प्रोनाउन का क्वेश्चन दिया है. देखिए मैंने आपको दो ऑप्शंस दिए हैं, आई और मी. अब आपको फिगर आउट करना है कि आई आना चाहिए या मी आना चाहिए. आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, दोनों ही पर्सनल प्रोनाउंस हैं. आई सब्जेक्टिव फॉर्म है और मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म. नाउ आई विल गिव यू 10 सेकंड्स. जस्ट थिंक कि यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी लेट के बाद या ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. ओके, ऑलराइट, आई विल टेल यू. लेट के बाद हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाते हैं. सो करेक्ट आंसर इज मी. लेट, you need to let me know. Please remember, after words like let, after prepositions and pair conjunctions between और and, इनके बीच में हम हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाते हैं. लाइक लेट अस डू दिस वर्क बोलते हैं, लेट वी नहीं बोलते. दिस गिफ्ट इज फॉर हिम. फॉर एक preposition है तो हिम आया, ही नहीं आया, अगेन ऑब्जेक्टिव केस. एंड द सीक्रेट इज बिटवीन यू एंड मी. यहाँ यू भी ऑब्जेक्टिव केस है और मी भी ऑब्जेक्टिव केस है. सो प्लीज रिमेंबर प्रोनाउंस का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लेट के बाद, prepositions के बाद
बिटवीन और एंड के साथ हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन का यूज करते हैं. सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई हैव डिस्कस्ड विद यू स्टूडेंट. प्लीज गो थ्रू देम, प्लीज लर्न देम. आप इतना रिवाइज करो. ओके, सो आई एम गिविंग यू सम टाइम टू रिमेंबर देम, मेमोराइज देम. अगर आप ये इंपॉर्टेंट, हम टोटल 50 पॉइंट्स आपके साथ कवर करने वाले हैं. अगर आप ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, पॉइंट्स को, रूल्स को सिर्फ एक बार एग्जाम से पहले वीडियो को देख के भी चले जाएंगे, सो आई एम श्योर आप ग्रामर पोर्शन को लेके बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे. ऑलराइट, अगर कोई डाउट है हमें लिखिए, बेझिझक, बिना हेजिटेट करे, राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. ऑलराइट, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 26 नाउ. जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन सामने है. Him and me are exactly the same age and the correct answer is he and I are exactly the same age. अब देखिए, आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन समझने हैं. पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, उनकी दो फॉर्म्स होती हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म. सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ही, शी, आई, यू, वी, दे, और उनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है जैसे आई का हो जाएगा मी, यू का हो जाता है, यू का यू ही रहेगा, या इस तरीके से चेंज होता है. ही का हमने यहाँ पर हिम कर दिया है, और शी का हर हो जाएगा, इट का इट रहेगा, दे का देम हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा. तो जब हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, जैसे ये स्टार्टिंग है, तो हम हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म से करते हैं. हम सेंटेंस की स्टार्टिंग कभी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म से नहीं करते. इसी वजह से हिम गलत है, क्योंकि ये ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, विच इज रॉन्ग. सो वी ऑलवेज स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ प्रोनाउन, बट कौन सी फॉर्म में? सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ इट. तो इसीलिए ही एंड आई लिखा है, हिम एंड मी गलत है, क्योंकि हिम और मी दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस हैं, विच आर टोटली wrong. So please remember, we always begin a sentence with a subjective pronoun. Let us move on to the next rule. Okay, next, this is one of the most important rules. पूरे ग्रामर में इस एक रूल के ही आपको, मान लीजिए अगर आपको 10 एरर क्वेश्चंस आते हैं, 10 में से 2 से 3 सिर्फ इसी रूल पे बेस्ड आ सकते हैं, और हमने पास्ट ईयर में देखा है कि ऐसा हुआ भी है. अब देखिए, वन ऑफ पहले सीखते हैं. वन ऑफ, इससे पहले क्वेश्चन आया था जहां हमने आइदर और वन का डिफरेंस करा था, तो आपको याद होगा वन ऑफ यूज होता है फॉर मोर देन 2. जब 2 से ज्यादा लोगों में चॉइस करनी होती है तो हम वन का यूज करते हैं. अब देखिए, वन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट. ठीक है, अब आपको यहाँ वर्ब फिल करना है. अब डिसाइड करना होगा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल. देखिए, वन ऑफ का एक रूल है, वन ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब. बिकॉज वन ऑफ क्या है? वन ऑफ में आप चॉइस कर रहे हो 2 से ज्यादा लोगों में, तो जो आपका नाउन है इसलिए वो प्लूरल रहता है, क्योंकि उसमें से आपने पिक करना है, तो प्लूरल में से पिक करना है, दैट इज व्हाई नाउन इज प्लूरल. अब जब आप एक को पिक कर रहे हैं तो वो एक पर्सन आपका मेन नाउन है, वो सिंगुलर है. वर्ब मेन नाउन के अकॉर्डिंग लगता है, इस कॉन्सेप्ट से ही हम वर्ब को सिंगुलर लगाते हैं. तो प्लीज रिमेंबर, वन ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन बट सिंगुलर वर्ब. तो अब आपके सामने सिंगुलर वर्ब इज है, प्लूरल वर्ब आर है. यस, द करेक्ट आंसर हियर इज. तो चाहे आप मेन वर्ब यूज करें या आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, इट विल ऑलवेज बी इन इट्स सिंगुलर फॉर्म. अच्छा, प्रोनाउन का भी रूल इसमें ध्यान रखिएगा. प्रोनाउन भी सिंगुलर ही यूज होता है, क्योंकि प्रोनाउन भी मेन नाउन के अकॉर्डिंग लगता है, और जब मेन नाउन सिंगुलर है तो वर्ब और प्रोनाउन दोनों सिंगुलर होंगे. सो प्लीज रिमेंबर, one of is always followed by plural noun, singular verb and singular pronoun. Now let us move to the next rule. Okay, some, any. Now some and any are adjectives. They are very important adjectives. First I'll explain them to you, then we'll move on to the sentences. देखिए, some और any में क्या difference है? some use होता है positive sentences में, और any use होता है negative और इंटेरोगेटिव में. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ मेंशन भी है, सम इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस, और नेगेटिव के लिए और इंटेरोगेटिव के लिए हम एनी का यूज करते हैं. अब देखते हैं एग्जांपल्स. आई हैव सम डाउट्स. क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या यूज करा है? सम. नेक्स्ट सेंटेंस, आई डोंट हैव एनी डाउट्स. यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट का यूसेज है, तो जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा तो हम क्या यूज करेंगे? एनी. आई डोंट हैव एनी डाउट्स. नेक्स्ट, डू यू हैव एनी डाउट्स.
अगेन इट इज इंटरोगेटिव क्योंकि आप एक सवाल पूछ रहे हैं, इट इज अ क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी एनी का यूज हो गया। तो देखिए पॉजिटिव में सम का यूज होता है, नेगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म में एनी का यूज होता है। आप इसको क्लब भी कर सकते हैं, जैसे एनीवेयर, एनीथिंग, एनीवन, समवन, समथिंग, समवेयर, इनके साथ आप क्लब करके भी यूज कर सकते हैं, बट द रूल रिमेन्स द सेम। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो समवेयर, negative, I don't want to go anywhere. Now interrogative, do you want to go anywhere? So आपने डिफरेंस नोटिस कर लिया होगा। अब इसमें एक एक्सेप्शन का ध्यान रखना है। वो एक्सेप्शन ये है कि अगर आप ऑफर या रिक्वेस्ट है, अगर आपके सेंटेंस में ऑफर या रिक्वेस्ट है, तो जब आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे या ऑफर मतलब किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू बी इन क्वेश्चन फॉर्म। तो ये एक इंटरोगेटिव का एक्सेप्शन है कि अगर आपके सेंटेंस में रिक्वेस्ट और ऑफर शो हो रहा है, तो हम इंटरोगेटिव में एनी का यूज नहीं करेंगे, सम का करते हैं। लुक एट द सेंटेंसेस नाउ। वुड यू लाइक टू ईट समथिंग? अब देखिए ये इंटरोगेटिव है, बट हमने एनीथिंग नहीं कहा। व्हाई? बिकॉज दिस इज एन ऑफर। जब हमारे घर कोई मेहमान आता है, अगर आपके घर कोई गेस्ट आता है, तो आप उसको टी, कॉफी या बिस्किट्स, नमकीन सर्व करते हैं ना, तो अब ऐसे ही तो पूछेंगे आप चाय लोगे या कॉफी। तो इसलिए हम ऑफर के लिए हमेशा सम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कुड यू प्लीज गिव मी सम मनी? दिस इज अ रिक्वेस्ट। आप किसी से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पुट का यूज हुआ है, सो इट्स अ वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट। तो अगेन आप किसी से पूछ रहे हैं, इंटेरोगेटिव है, तो रिक्वेस्ट है इसलिए सम यूज हुआ है। सो प्लीज रिमेंबर, इंटेरोगेटिव में सम और एनी दोनों यूज होते हैं। द डिफरेंस इज, अगर आपके सेंटेंस में रिक्वेस्ट या ऑफर है तब आप सम यूज कर सकते हो, और रिक्वेस्ट या ऑफर नहीं है तब आप एनी का यूज कर सकते हो। दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स। प्लीज रिमेंबर द डिफरेंसेस, दे कैन कम इन एग्जाम। आपको एरर में, फिलअप्स में, किसी भी ग्रामर पोर्शन में आ सकते हैं, इवन क्लोज टेस्ट में भी एक्सपेक्टेड रहते हैं। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट रूल नाउ। ईच अदर, वन अनदर। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल। देखिए ईच अदर दो के लिए यूज होता है, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। कोई भी बात, अगर मान लीजिए लड़ाई हो गई, दो दोस्तों में हो गई, बेस्ट फ्रेंड्स में फाइट हो गई, तो हम ईच अदर लगाएंगे। चार दोस्त हैं, चार दोस्तों में लड़ाई हो गई, तो वन अनदर लगाएंगे। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। राम एंड सीता लव्ड ईच अदर। देखिए दो लोग हैं तो क्या लग गया, ईच अदर। द 5 स्टूडेंट्स लव्ड वन अनदर। 5 हैं, देखिए मोर देन 2 है, 2 प्लस है, तो आंसर क्या हो गया, वन अनदर। सो दिस इज अ डिफरेंस। अगर दो लोग हैं तो ईच अदर लगेगा, और अगर दो से ज्यादा है तो वन अनदर। लाइक द बेस्ट फ्रेंड्स फॉट with each other, all the friends fought with one another. So this is a basic difference. Again grammar portion में it can come, and this is very very simple, very easy to remember. All right, okay, so let us move to the next point now. Collective nouns. देखिए first I'll explain you collective nouns. हमारा जो जितने भी ग्रामर पोर्शंस अपलोड हुए हैं, नाउन्स का सेक्शन अपलोड हुआ है पूरा, उसमें आप इसको और डीपली आप स्टडी भी कर सकते हैं। कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन होता है कलेक्शन, जैसे एक ग्रुप होता है, समूह होता है। अगर स्टूडेंट्स का, जैसे क्लास में होता है ना, अगर 50 स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, तो ग्रुप बन जाते हैं। 6 अच्छे दोस्त हैं उनका ग्रुप, 5 अच्छे दोस्त हैं उनका ग्रुप, 4 दोस्तों का अलग ग्रुप। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं जिसमें मल्टीपल कॉमन नाउन्स होते हैं, ऐसे ग्रुप्स को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। वो लिविंग के भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग के लिए भी हो सकते हैं, एनिमल्स के भी हो सकते हैं। सो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। अब एनिमल्स का होता है, जैसे हर्ड ऑफ कैटल है, मतलब एलिफेंट्स का झुंड। बंच ऑफ कीज है, तो मतलब कीज का बंच, एक गुच्छा है, की रिंग में आपने बहुत चाबियां डाल दी तो वो बंच हो गया। तो दिस इज अ कलेक्टिव नाउन। तो देखिए कलेक्टिव नाउन का एक रूल होता है, हमारा कलेक्टिव नाउन क्या है, हम उसको एक ग्रुप मान रहे हैं। अब चाहे भले ही उसमें 5 बच्चे हैं, बट हम तो उसको एक ग्रुप मान रहे हैं, तो इसलिए हम कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर मानते हैं, और हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन लगाते हैं। पर मान लीजिए अब उस ग्रुप में लड़ाई हो गई, ऑल ऑफ देम फॉट विद वन अनदर, तो अब तो वो अलग अलग हो गए, अब वो ग्रुप खत्म हो गया, बट गया है या टूट गया है, अब वो एक नहीं रहे। तो अगर ऐसा होता है कि ग्रुप टूट जाए, खत्म हो जाए, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, डिस्पर्स हो जाए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लूरल, क्योंकि अब हम उनको अलग अलग लोग मान रहे हैं, अब हम उनको एज अ ग्रुप ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। द ज्यूरी इज गिविंग इट्स वर्डिक्ट। देखिए ज्यूरी क्या है, अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स, मे बी 5 लोग एक ज्यूरी में है, तो उन्होंने अपना एक डिसीजन दे दिया कि यस ये विनर है या ये विनर नहीं है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है।
तो ज्यूरी का ये काम होता है। तो ज्यूरी में 5 मेंबर्स हैं, तो अभी तो हम उसको एज अ टीम मान के चल रहे हैं, सिंगुलर, तो इसीलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब है और सिंगुलर प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कलेक्टिव नाउन में हम प्रोनाउन ITS इट्स का यूज करते हैं। देन द सेकेंड, अब ये इसका एक्सेप्शन है, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब क्या हो गया, अगर 5 ज्यूरी मेंबर्स हैं, उनके अलग अलग डिसीजन है, एक ने कहा A को विनर बनाओ, दूसरे ने कहा B को बनाओ, तीसरे ने कहा C को बनाओ, तो अब सबका अलग अलग डिसीजन है, तो अब क्या हो गया, वो पूरा जो ज्यूरी है वो बढ़ गया है, वो एज इंडिविजुअल्स बिहेव कर रहे हैं। तो अब हम उनको प्लूरल मानते हुए, क्योंकि वो एक नहीं रहा, वो बहुत सारे हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, तो इसलिए अब हम प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ऐसे केस का आप याद रखिएगा, अगर आपका कलेक्टिव नाउन इकट्ठा है तो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन, अगर कलेक्टिव नाउन डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। क्लियर? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अभी पास्ट ईयर में भी इसका एरर क्वेश्चन एनडीए के पेपर में आया था और एक्सपेक्टेड है, अभी भी एनडीए सीडीएस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल आइडेंटिफाई करने में कि कहाँ पर डिविजन हो रहा है और कहाँ पर नहीं हो रहा है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, लेस एंड फ्यूअर। देखिए लेस और फ्यू दोनों का मतलब होता है कम, एडजेक्टिव्स हैं। ओके, बोथ ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स, बट इनमें डिफरेंस है। देखिए लेस यूज होता है क्वांटिटी के लिए और फ्यू यूज होता है नंबर के लिए। अब हम आते हैं, बेसिकली आप मान सकते हो फ्यू काउंटेबल के लिए हो गया, no less than 50 students were selected. This sentence is wrong because 50 students नंबर है और नंबर के लिए हम कभी भी लेस का यूज नहीं करते हैं। अब आइए करेक्ट सेंटेंस पर, no fewer than 50 students were selected। अब देखिए 50 स्टूडेंट्स नंबर है, काउंटेबल है, तो पहली बात काउंटेबल के लिए लेस लगेगा नहीं, काउंटेबल के लिए फ्यू लगेगा। अब फ्यू या फ्यूअर आएगा, फ्यूअर यहाँ इसलिए आया है बिकॉज दैन लगा है, दैन 50 स्टूडेंट्स, तो कंपैरिजन हो गया है। तो कंपैरिजन में हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं और दैन के साथ तो लगाते ही कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए हमने फ्यू की जगह फ्यूअर का यूज करा है। तो क्या डिफरेंस यूज करना, रिमेंबर करना है आपने, पहला लेस यूज होता है फॉर अनकाउंटेबल, फॉर एग्जाम्पल देयर इज लेस शुगर इन माई टी, शुगर अनकाउंटेबल है तो हमने लेस यूज कर दिया। फ्यू यूज होता है काउंटेबल के लिए, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। सिमिलरली क्योंकि यहाँ कंपैरिजन हो रहा है इसलिए हमने फ्यूअर लिखा है। तो रिमेंबर नंबर्स के लिए लेस यूज नहीं होता, फ्यू होता है, और अगर कंपैरेटिव है तो फ्यूअर होता है। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी लोगों को ये नहीं पता होता, क्योंकि मैंने भी ऐसा सुना है बहुत लोगों को बोलते हुए स्पोकन इंग्लिश में कि देयर आर लेस स्टूडेंट्स, मतलब इट्स रॉन्ग। यू हैव टू, अगर आप काउंटेबल की बात कर रहे हैं या नंबर की बात कर रहे हैं तो आपको फ्यू या फ्यूअर का यूज करना है, लेस का नहीं करना है। लेस आप अनकाउंटेबल के लिए यूज करो, जैसे वी हैव लेस टाइम लेफ्ट फॉर एग्जाम्स, तो टाइम अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर लेस करेक्ट होगा। ऑलराइट, ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। प्लीज अगर कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स, मैं रिपीटेडली आपको बोलती हूँ पूछा करें, आप कमेंट सेक्शन में डालें अपने कमेंट्स, ask your queries, please clear all your questions and doubts before the exam. Okay, let us move to the next one now. Elder older, very simple, elder older दोनों ही बड़ों के लिए यूज होता है जो आपसे बड़े हैं, पर elder यूज होता है ब्लड रिलेशन के लिए। देखिए persons of same family, ब्लड रिलेशन, लाइक आपके पेरेंट्स हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, और ओल्डर होता है बड़ों के लिए बट जिनसे आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। ठीक है, जैसे अब मैं हूँ, टीचर्स हैं, या आप किसी स्ट्रेंजर से मिले जो आपसे बड़ा है, कोई कॉलेज में आपका सीनियर है, ठीक है, कोई भी आपसे एज में बड़ा है बट वो आपका फैमिली मेंबर नहीं है, आपका उससे कोई रिलेशन एज एन ब्लड रिलेशन नहीं है, तब हम ओल्डर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब मैं और आप हैं, ठीक है, मेरा स्टूडेंट से कोई एज एन फैमिली टर्म्स या ब्लड रिलेशन नहीं है, तो अब मैं क्या बोलूंगी, आई एम ओल्डर टू यू, मैं ये नहीं बोलूंगी आई एम एल्डर, बिकॉज एल्डर यूज होता है ब्लड रिलेशन के लिए। अब एग्जाम्पल देखिए, ही इज माई ओल्डर ब्रदर, ब्रदर तो आपका ब्लड रिलेशन है तो इसलिए ओल्डर गलत है, यहाँ पे ही इज माई एल्डर ब्रदर करेक्ट होगा। सो प्लीज रिमेंबर, ओल्डर मीन्स बड़ा, एल्डर मीन्स बड़ा, बट एल्डर होता है ब्लड रिलेशन के लिए और ओल्डर होता है जिनसे आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, आपके टीचर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, कोई भी आपसे एज में बड़ा है, स्ट्रेंजर है, एनीबडी बट नो ब्लड रिलेशन। ऑलराइट,
So I hope it's a new point that you people must have excuse me, it's a new point which you must have come across now, because जनरली कोई इनके डिफरेंसेस पे इतना ध्यान देता नहीं है. बट यस, आपका क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, वोकैबुलरी सेक्शन में आ सकते हैं. इनफैक्ट एक्सक्यूज मी, okay students, let's continue with the next section. Just having a little bit of throat problem. Okay, many again one of the most important rules, a very very important rule. देखिए many एक adjective है, many plural के लिए लगता है, but अगर many के बाद a और an का usage होता है so it's grammatically correct, ये गलत नहीं है. तो अगर एग्जाम में आपको मान लीजिए many के बाद a या an आर्टिकल आता है तो ये मत सोचिएगा कि a और an गलत है, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. आपने क्या ध्यान देना है कि many a और an शुड बी फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब. क्योंकि a और an सिंगुलर के लिए यूज होता है तो बस आपने आगे वाले सेंटेंस पे ध्यान देना है कि वो पूरा सिंगुलर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, many a student were drowned in the river. अब देखिए इसमें गलती क्या है, many a के बाद नाउन तो कर दिया सिंगुलर बट वर्ब प्लूरल कर दिया, तो ये गलत है. अब करेक्शन देखिए, many a student was drowned because we have the noun singular also now and the verb singular also. So please remember, many a or an is followed by singular noun, singular verb. दोनों में से कोई भी अगर एक भी चीज प्लूरल है तो आपका वहीं पर एरर होगा. सो प्लीज गो मार्क द एरर. और मान लीजिए अगर सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर वर्ब है, ए और एन आर्टिकल का भी कोई एरर नहीं है, तो मोस्ट लाइकली ये नो एरर क्वेश्चन भी हो सकता है. बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल और ज्यादातर नहीं पता होता स्टूडेंट्स को ये रूल, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में हम सिर्फ मैनी यूज करते हैं और मैनी के साथ प्लूरल लगाते हैं, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब. मैनी अ के बारे में लोगों ने नहीं सुना होता, बट इट ग्रामेटिकली एग्जिस्ट और बिल्कुल करेक्ट है. आपने सिर्फ आगे का सेंटेंस देखना है, विच शुड बी एंटायरली सिंगुलर, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब. ओके, लेट्स मूव ऑन. द नंबर ऑफ. अब देखिए, द नंबर ऑफ के बाद हम हमेशा प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. द नंबर ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे. अब देखिए, द नंबर ऑफ क्या है, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब है, इसीलिए ये गलत है. इसका करेक्शन देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे. So remember, the number of is followed by plural noun, singular verb. For example, the number of students today in the class is 50. I have not said are, I have said is 50, because the number of के बाद plural noun, singular verb. So the number of students in the class is 50 today, not are 50. So I hope you must have understood. और इसी तरीके से a number of भी होता है. I'll tell you the rule of a number of also. देखिए, अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल ही वर्ब का यूज होता है. अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब का यूज होता है. आई हैव अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, तो आई हैव अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. देखिए, प्लूरल नाउन. अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, तो प्रॉब्लम्स भी प्लूरल और जो वर्ब एग्जिस्ट है वो भी प्लूरल है. सो रिमेंबर, द नंबर ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, बट अ नंबर ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब. प्लीज लर्न इट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, प्लीज लर्न दिस रूल. बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आज मैंने आपके साथ ये डिस्कस करा है. अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, इट्स मी, इट्स आई, इट इज या इट वॉज. अगर कोई भी ऐसा फ्रेज आपको आता है, it is, it was, it will be, it is always followed by subjective pronoun. अभी कुछ क्वेश्चंस पहले मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा था subjective and objective. तो जो हमारा subjective फॉर्म होता है I, he, she, you, we, they, it is, it was, it will be, इस फ्रेज के बाद हम हमेशा subjective फॉर्म का यूज करते हैं. इसीलिए it is me गलत है और it is I सही है.
Okay, so it is I who made the mistake, it is he who made this mistake, it is they who are going to attend the function, it is we who are going to appear for the एग्जाम. सो इट इज या इट वॉज. अच्छा, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके भी आ सकता है आपको, जैसे एग्जामिनर दे सकता है इट्स हाई टाइम. हाई टाइम मीन्स अब बहुत लेट हो गया है, राइट? सो आप देखिए, इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड स्टडिंग, इट्स हाई टाइम आई स्टार्टेड स्टडिंग. तो ऐसा कोई भी फ्रेज आता है, इट इज, इट वॉज, इट विल बी, या इट्स हाई टाइम, या इजंट इट. आपको इंटेरोगेटिव में भी आ सकता है, जैसे ये इट इज आई है, इजंट इट आई भी तो आ सकता है. तो कंफ्यूज नहीं होना है. एग्जामिनर ने क्या करा है, आपको सिर्फ इसको इंटेरोगेटिव करके दे दिया है, बट रूल तो वही रहेगा, इट इज आई. सो रिमेंबर, इट इज, ऐसा कोई भी फ्रेज आता है किसी भी टेंस में आए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, या थोड़ा मॉडिफाई होकर भी आता है, तो उसके बाद प्रोनाउन का आप सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है प्रोनाउंस का. तो देखिए हमने कितने इंपॉर्टेंट रूल्स अभी डिस्कस कर लिए हैं, और हम जिस तरीके से कर रहे हैं, आई थिंक आपके लिए ये याद रखना बहुत इजी होगा. अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं. लेट वी लाफ अवे आवर सॉरो, लेट अस लाफ अवे आवर सॉरो. देखिए, लेट इज फॉलोड बाय, आई थिंक ये हम पहले कर चुके हैं, अभी मैंने कराया था कुछ क्वेश्चंस पहले, तो एक रिविजन ही हो गया है. लेट इज फॉलोड बाय नॉट सब्जेक्टिव बट ऑब्जेक्टिव. तो देखिए, लेट वी गलत है, let us सही है. let us go there, let them do this work, let him do this work, okay, let me study. तो हम जो भी फॉर्म यूज कर रहे हैं प्रोनाउन की, हम पर्सनल प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज कर रहे हैं, सब्जेक्टिव नहीं कर रहे हैं. सो आई हैड टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, आफ्टर लेट prepositions हो गए, but हो गया, except हो गया, या आपके जो जितने भी prepositions हैं, और between और and पेयर कंजंक्शन है, उनके भी साथ में हम हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन का यूज करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल टू रिमेंबर. प्रोनाउंस को एक बार पढ़ लीजिए आप. हमारा प्रोनाउन का पूरा सेक्शन अपलोडेड है, जिसमें मैंने प्रोनाउंस के सारे इंपॉर्टेंट रूल्स आपके साथ डिस्कस करे हैं. सो गो थ्रू दैट रिकॉर्डिंग वंस अगेन, गो थ्रू दैट पीपीटी प्लीज. आपका एक प्रॉपर थरो रिविजन हो जाएगा प्रोनाउंस का. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन. देखिए, पहले तो ये लेस्ट समझते हैं क्या है. लेस्ट एक कंजंक्शन है. लेस्ट का मतलब होता है अदरवाइज. जैसे हिंदी में कहते हैं ना, वरना, ध्यान से चलो वरना तुम गिर जाओगे, मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे. तो लेस्ट मतलब नहीं तो, वरना. अब लेस्ट के साथ जो वर्ब लगता है वो होता है शुड, ना कि विल. ये मॉडल वर्ब का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. Please remember, lest is followed by should, lest is not followed by will, can, may, might. इनका यूज नहीं करोगे. Study hard lest you should fail. Okay, work carefully lest you should fall down. यहाँ should का मतलब चाहिए नहीं है. आपने अब तक यही पढ़ा होगा कि should मॉडल वर्ब एज अ ओपिनियन, एडवाइस यूज हो रहा है, बट यहाँ पे इसका मीनिंग ये नहीं निकलता. लेस्ट के साथ, लेस्ट एक कंजंक्शन है, इसके साथ पेयर में हम जो वर्ब यूज करते हैं दैट इज should. So remember, lest is followed by should. All right, let's move to the next point now. Scarcely had he entered the room dash the light went off. Again a very important question, conjunctions का question है. अब आपने इसमें मुझे बताना है कंजंक्शन कौन सा यूज होगा, A या B, when यूज होगा या than यूज होगा. I'll give you 5 seconds. 1 2 3 4 5. All right, so आंसर आपने सोच लिया होगा. यस, स्कार्सली के साथ हम व्हेन का यूज करते हैं. ये आपको कंजंक्शन एरर या फिलअप में इस तरीके से आ सकता है. इनफैक्ट सीडीएस में कंप्लीट द सेंटेंस का जो सेक्शन होता है उसमें भी आ सकता है. सो रिमेंबर, जितने हमारे ये एडवर्ब्स हैं, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, आई विल राइट हियर, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, हार्डली, इन सब के बाद हम जो कंजंक्शन यूज करते हैं दैट इज व्हेन. और जो दैन है वो दैन यूज होता है नो सूनर. नो सूनर के साथ दैन लगता है. और ये जितने एडवर्ब्स हैं, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, हार्डली, इनके साथ हम व्हेन का यूज करते हैं. सो रिमेंबर योर कंजंक्शंस, प्लीज लर्न योर कंजंक्शंस एज वेल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इज फॉलोड बाय दैट. देखिए, सो फॉर दैट, अब इसका सेंटेंस पढ़ते हैं. ही इज सो वीक, he is so weak that he cannot
वॉक, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वो इतना वीक है कि वो चल नहीं सकता। तो सो इज फॉलोड बाय एज ऑल्सो, सो इज फॉलोड बाय दैट ऑल्सो, इसलिए मैंने यहाँ दोनों ऑप्शन आपको दिए थे। तो जब हम एक स्टेटमेंट बोलते हैं और उसी को आगे रिलेट कर देते हैं कि ये एक्शन इस वजह से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, सो का मतलब यहाँ पे हो गया जैसे वेरी, बहुत ज्यादा, ही सो वीक, वो बहुत ज्यादा वीक है। तो जब सो एज एन एडवर्ब है यहाँ पर और सो का मतलब निकलता है वेरी, तो हम उसके साथ दैट का यूसेज करते हैं। यू आर सो लेट दैट आई कैन नॉट अलाउ यू इन द क्लास, ओके। इट्स रेनिंग सो हेविली दैट आई कैन नॉट गो आउट ऑफ होम। सो का मतलब अगर बहुत ज्यादा वेरी निकलता है तो हम उसके साथ कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ सो एडवर्ब है और दैट एक कंजंक्शन का रोल कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 40th, इमेजिनरी। इससे पहले हमने इमेजिनरी अभी करा था कुछ सेंटेंसेस पहले, वर एंड वुड बताया था मैंने आपको, इमेजिनरी के साथ वर लगता है और लैटर पार्ट में जहाँ एक्शन हो रहा है वह वुड लगेगा। अब देखते हैं इमेजिनरी, ही बिहेव्स एज इफ। अब देखिए ये जो है एज इफ का मतलब भी यही होता है जैसे कि वो, ही बिहेव्स एज इफ, तो वो एक्चुअली में वो पर्सन नहीं है बट वैसा होने का बिहेव कर रहा है। तो सेंटेंस पढ़ते हैं, ही बिहेव्स एज इफ ही वाज अ किंग, वो ऐसे बर्ताव कर रहा है मानो कि वो राजा है, वो राजा है नहीं, वो अपने आप को इमेजिन कर रहा है कि मैं राजा हूं और उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। तो इसलिए एज इफ भी इमेजिनरी सेंटेंसेस ही बनाता है। देखिए इफ भी इमेजिनरी बना रहा है, आई विश भी, आई सपोज भी, ये मैंने आपको पहले बताया था, और एज इफ भी इमेजिनरी बनाता है। तो अगर आपने कहीं पर भी देखा आपको एज इफ आया हुआ है, इट मीन्स इट इज एन इमेजिनरी सेंटेंस, तो आपका जो आंसर है वर्ब है वो वर यूज होगा। अब आप करेक्ट सेंटेंस देखिए, he behaves as if he were a king, okay, not was, because this is an imaginary sentence. So remember as if, I suppose, I wish और as if, ये सब हमारे सेंटेंस को इमेजिनरी बनाते हैं। तो इन सब के साथ हमारा जो वर्ब यूज होना चाहिए वो होगा वर। ऑलराइट, सो अगेन इमेजिनरी का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने सीखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज नथिंग एल्स दैन प्राइड। देखिए नथिंग एल्स के साथ, एल्स एक्चुअली एल्स के साथ हम बट का यूज करते हैं। बट यहाँ पर एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, और जितने भी हमारे नेगेटिव वर्ड्स होंगे जैसे नो के साथ भी बट लगता है, नॉट ओनली के साथ भी आप बट ऑल्सो का ही यूज करते हैं। तो जितने हमारे ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, नन के साथ भी बट का यूज होता है, none but he cried, okay, he is not only honest but also intelligent। तो देखिए जहां पर भी not, none, no, none जैसे नेगेटिव, nothing जैसे नेगेटिव वर्ड्स आ रहे हैं तो हमारा जो कंजंक्शन है वो बट लगता है। तो उसी हिसाब से नथिंग एल्स है, नथिंग नेगेटिव है, तो इसलिए आंसर क्या है बट। इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड, इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड, एल्स के साथ बट लगता है, और जितने हमारे ये नेगेटिव टर्म्स हैं, एडवर्ब्स हैं, नो, नन, नेवर, नथिंग, इनके साथ हम हमेशा बट का यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, नथिंग बट, नन बट, नो बट एंड एल्स के साथ बट लगता है। ऑलराइट, सो रिमेंबर बट कितनी जगह लगता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंजंक्शंस का। तो देखिए जिन जिन टॉपिक से जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आई हैव पिक्ड देम फॉर यू एंड आई एम डिस्कसिंग देम। ओके, नेक्स्ट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। ये अभी हमने करा था वन ऑफ का रूल, मैंने आपको बताया था वन ऑफ के साथ हम प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ये भी बताया था क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये चॉइस के लिए यूज हो रहा है। चॉइस हमेशा ही प्लूरल में से ही होगी, आप पिक करेंगे चाहे एक को करो चाहे दो को करो, तो दो से ज्यादा बहुत सारों में से ही करोगे, इसलिए वो जो हमारा सब्जेक्ट है, जो नाउन है, वो प्लूरल होगा। तो देखिए इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, गलत है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज होगा, बिकॉज प्लूरल रखना पड़ेगा हमें अपने नाउन को। सो रिमेंबर वन ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन, नॉट सिंगुलर। प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन। फिर एक बार रिविजन हो गया आपका वन ऑफ का रूल का, प्लीज इसको भूलिएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेड एंड मिल्क आर गुड फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड मिल्क इज गुड फॉर ब्रेकफास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉम्बिनेशन है, एंड कंजंक्शन का रूल है। देखिए जब भी एंड कंजंक्शन यूज होता है
अगर वो दो नाउन्स को जोड़ रहा है, अगर उन दो नाउन्स में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, डिफरेंट है, तो आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे क्योंकि वो अलग अलग लोग हैं। और अगर मान लीजिए जब आपने एंड को दो चीजों को, दो नाउन्स को एंड से जोड़ा और वो ज्वाइन करके एक बन गए, तब तो आप सिंगुलर ही लगाएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड मिल्क आर गुड फॉर ब्रेकफास्ट। अब अगर आप ब्रेड और मिल्क खा रहे हो तो आप इकट्ठे कंज्यूम कर रहे हो, आप ब्रेड के साथ मिल्क पी रहे हो ना, आप ब्रेकफास्ट करते हो। अच्छा, आप अपना ब्रेकफास्ट करते हो, मान लीजिए ब्रेड एंड बटर है, आप ब्रेड बटर खाते हो ब्रेकफास्ट में, तो आप ब्रेड को अलग और बटर को अलग नहीं खाते हैं, आप ब्रेड के ऊपर ही बटर को अप्लाई करके खाते हैं। तो जब आप उसको कंज्यूम कर रहे हो तो एक चीज बन गई, ब्रेड बटर ही बोलते हैं हम उसे। तो इसी तरीके से जब हम दो चीजों को ज्वाइन करते हैं एंड कंजंक्शन से, और वो एक ही चीज का फॉर्म ले लेती है, एक डिश हो गया, मील हो गया, क्विजीन हो गया, एक चीज बन जाती है या रेफर करती है एक चीज की तरफ, तब हम उसको एक मानते हुए सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड मिल्क इज गुड फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड मिल्क आप इकट्ठे खा रहे हो, इसलिए यहाँ पर इसको हम एक मानते हुए सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट मील फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड जैम इज माई फेवरेट मील फॉर ब्रेकफास्ट। लाइम एंड सोडा इज अ डाइजेस्टिव ड्रिंक, बिकॉज नींबू पानी आप इकट्ठे ही पी रहे हो, आप ऐसा तो नहीं है नींबू अलग और पानी अलग पी रहे हो। सो लाइम एंड सोडा इज अ डाइजेस्टिव ड्रिंक। सो इस तरीके से बहुत क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो जहां पर भी आप दो चीजों को ज्वाइन कर रहे हैं और आपको लगता है ये इकट्ठे कंज्यूम हो रहा है या एक बन गया है, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज बिटवीन यू एंड आई, दिस इज बिटवीन यू एंड मी, वी ऑलरेडी डन दिस। जब हमने लेट करा था तो लेट के बाद मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, उसी में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि बिटवीन और एंड पेयर कंजंक्शंस हैं। बिटवीन प्रपोजिशन है, एंड उसके साथ लगता है कंजंक्शन, तो हम उनके जो साथ दो नाउन्स लगाएंगे वो हमेशा, अगर प्रोनाउन आप लगाओगे वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा। लुक एट द एग्जांपल्स। द सीक्रेट इज बिटवीन यू एंड आई गलत है बिकॉज ये सब्जेक्टिव है। द सीक्रेट इज बिटवीन यू एंड मी। द सीक्रेट इज बिटवीन यू एंड ही। द सीक्रेट इज बिटवीन हिम एंड हर। तो जो भी आप प्रोनाउंस यूज कर रहे हो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे, सब्जेक्टिव में नहीं होंगे। सो इट्स लाइक अ रिविजन फॉर यू नाउ। सो रिमेंबर, नाउ डोंट फॉरगेट, लेट, एक्सेप्ट, prepositions, but और between और and, इनके साथ हम हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। One should keep one's promise। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन के साथ हम ONE' का यूज करते हैं, ONES नहीं होता। ये पास्ट ईयर में एरर में आया था, एक बार ONES दे दिया था इंस्टेड ऑफ ONE'। फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया है। वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वन रिप्रेजेंट कर रहा है हर एक, इसमें कोई स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है कि यू, ही, शी, आई, कोई स्पेसिफाइड नहीं है। वन मतलब हर एक। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस का मतलब है हर व्यक्ति को अपना प्रॉमिस रखना चाहिए, तो ये सबके लिए है। तो वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके साथ जो आप एक प्रोनाउन, आप एक पोसेसिव एडजेक्टिव यूज करते हो, that is ONE', not ONES. So don't get confused between the spellings. One should keep one's promise and not ONES. So remember, one के साथ जो भी आप pronoun use कर रहे हो, that is ONE'। इसके साथ reflexive pronoun भी लगता है, वो होता है oneself. So one के साथ possessive adjective is ONE', and your reflexive pronoun is oneself. All right? अच्छा, इसमें एरर ये भी आ सकता था, जैसे आपको सेंटेंस दे देते वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, तो ये भी गलत होता क्योंकि वन के साथ हम हिज का यूज नहीं करते, हिज का यूज ही के साथ करते हैं। वन के साथ हम सिर्फ वन का ही यूज करते हैं, हिज, हर, और कुछ भी आप लिखोगे वो सब गलत है। सो वन के साथ प्रोनाउन इज वंस एंड द स्पेलिंग इज ONE'। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। देखिए, लिटिल एक एडजेक्टिव है, लिटिल यूज होता है ना के बराबर के लिए अनकाउंटेबल, तो नॉलेज अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ लिटिल का यूज हुआ है बिकॉज नॉलेज अनकाउंटेबल है। बट लिटिल नॉलेज का मतलब हो गया ना के बराबर, आपको ज्ञान तो है बट ना के बराबर। तो ऐसे ज्ञान का क्या करोगे? मान लीजिए किसी ने मेडिसिन की पढ़ाई करी और पूरी पढ़ाई करी नहीं और एक क्लिनिक खोल के बैठ गए हैं और गलत दवाइयां दे रहे हैं लोगों को और लोग बीमार पड़ रहे हैं,
ठीक है। तो ऐसी नॉलेज का कोई फायदा नहीं है, वो ऐसी नॉलेज दूसरों को नुकसान ही पहुंचाती है। तो या तो आपको किसी चीज की पूरी नॉलेज हो तभी आप वो काम करें, या बिल्कुल ना हो, आधी अधूरी नॉलेज लेकर आप किसी फील्ड में ना उतरें। तो लिटिल नॉलेज होता है ना के बराबर, और अ लिटिल, अब अ लिटिल का मतलब होता है इनकम्प्लीट। यहाँ पर अ लिटिल का मतलब निकलता है इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट नॉलेज बहुत डेंजरस है। इनकम्प्लीट नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। इससे किसी का भी नुकसान हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, डॉक्टर बन के बैठ गए हैं, पूरी नॉलेज है नहीं मेडिसिन की, तो आप लोगों का नुकसान ही करेंगे। तो लिटिल मतलब ना के बराबर, अ लिटिल मतलब थोड़ी बहुत, बट वो थोड़ी बहुत इनकम्प्लीट ही है, आधी अधूरी मानी जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। तो अ लिटिल मीन्स इनकम्प्लीट। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये आपको फिलअप में आ सकता है, जैसे ब्लैंक आ जाएगा, डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। एक ऑप्शन आ गया अ लिटिल और एक आ गया लिटिल। सो प्लीज गो फॉर अ लिटिल। अ लिटिल नॉलेज मीन्स इनकम्प्लीट नॉलेज। आई रिपीट, अ लिटिल नॉलेज का मतलब होता है इनकम्प्लीट। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आया, सो गो फॉर द आंसर अ लिटिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन एंड वंस, ये फिर अभी दोबारा आ गया है। अभी हमने डिस्कस करा था 2 क्वेश्चन पहले इसमें, बट मैंने क्या करा है, देखिए मैंने आपको थोड़ा ऑप्शन बदल के दिया है। वन मस्ट डू हिज, यहाँ पर मैंने आपको वंस नहीं दिया, उसमें मैंने स्पेलिंग का हिसाब से आपको समझाया था। इसमें मैंने प्रोनाउन ही बदल दिया। देखिए वन के साथ हिज, हर, योर, देयर कुछ नहीं आएगा। वन के साथ क्या लगता है, बस वंस, ONE अपॉस्ट्रोफी एस, जैसे अभी आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया था। हिज, हर कुछ नहीं आएगा, यू विल ओनली यूज वंस। तो ये क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। एक तो स्पेलिंग एरर दे देंगे, जैसे ONES दे दिया। दूसरा प्रोनाउन ही गलत दे देंगे, या फिलअप में आ गया ऑप्शंस दे देंगे, हिज, हर, योर एंड वंस। तो ऑब्वियसली वन के साथ आप वंस ही मार्क कर कर आओगे, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ शी विल कम टू दिल्ली वी विल मीट हर। इफ शी कम्स टू दिल्ली वी विल मीट हर। देखिए इफ एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन का एक रूल आपको ध्यान रखना है, कोई भी सेंटेंस जो कंजंक्शन से स्टार्ट होता है वो कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होगा। इट विल नेवर बी इन फ्यूचर टेंस। आई रिपीट, कोई भी सेंटेंस अगर कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है वो सेंटेंस फ्यूचर टेंस में नहीं होगा। सो इसीलिए इफ एक कंजंक्शन है तो यहाँ पे विल या शैल कुछ भी होगा वो गलत होगा, इसको आप सिंपल प्रेजेंट में रखोगे। और जो हमारा लैटर पार्ट है वो फ्यूचर में हो सकता है। जैसे आप करेक्ट सेंटेंस पढ़िए, इफ शी कम्स टू दिल्ली वी विल मीट हर। तो अब जो हमारा लैटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो फ्यूचर में है, दैट इज करेक्ट। बट जो हमारा कंजंक्शन वाला पार्ट है वो होगा सिंपल प्रेजेंट। सो रिमेंबर, जो पार्ट सिंपल प्रेजेंट, जो पार्ट हमारा कंजंक्शन वाला पार्ट है, चाहे वो पहला हो चाहे वो बाद वाला हो, जो भी पार्ट हमारा कंजंक्शन वाला है वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। और जो लैटर पार्ट है उसको आप फ्यूचर टेंस में बना सकते हो। इफ यू डू योर वर्क ऑन टाइम यू विल सक्सीड, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल सक्सीड। तो देखिए कंजंक्शन वाला पार्ट मैंने हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रखा है और लैटर पार्ट में मैंने फ्यूचर का यूज करा है। और ये सब कंजंक्शंस के साथ रूल अप्लाई होगा। आप इफ की जगह व्हेन लगा के देखिए, when you go there please give him my message। तो मैंने when you will go there नहीं कहा, मैंने क्या कहा, when you go there, सिंपल प्रेजेंट में ही रखा है। तो any conjunction you use, that part of the sentence will always be in present, it can be in past also but never in future। तो आप अगर आप लैटर पार्ट में फ्यूचर टेंस अप्लाई कर रहे हैं तो आप कंजंक्शन वाले पार्ट को सिंपल प्रेजेंट में रख सकते हैं। ऑलराइट, ये एरर क्वेश्चंस में आ सकता है। नेक्स्ट, जॉन इज टॉलर देन मी, जॉन इज टॉलर देन आई। रिमेंबर ये कंपैरिजन के लिए यूज हो रहा है, दैन कंपैरिजन के लिए यूज होता है, इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री लगती है। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ग्रामर में सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपैरिजन होता है और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये भी प्रोनाउंस का ही इंपॉर्टेंट रूल है। अब देखिए हम जॉन का कंपैरिजन कर रहे हैं, जॉन सब्जेक्ट है, तो जिससे भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसकी भी सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे, या तो कोई प्रॉपर नाउन हो, जॉन इज टॉलर देन टॉम। बट अगर ऐसा नहीं है, कोई प्रोनाउन है, तो हम उसका सब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर मी गलत है और आई सही है। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन रन एज फास्ट एज आई। देखिए ही है यहाँ पे दौड़ने वाला, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, राइट, ही सब्जेक्ट है। तो अब जब हम ही का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम किससे करेंगे,
सब्जेक्ट से ही करेंगे, क्योंकि ही सब्जेक्ट है तो उसका कंपैरिजन भी सब्जेक्टिव फॉर्म से ही होगा। इसीलिए हमने यहाँ मी नहीं लिखा, क्या लिखा है आई। तो जितने भी स्टूडेंट स्पोकन इंग्लिश में इस रूल को गलत बोलते हैं अभी से करेक्ट कर लीजिए, बिकॉज बहुत लोगों को मैंने सुना है स्पोकन इंग्लिश में गलत बोलते हैं, सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन कर देते हैं। जैसे बोलते हैं यू आर बेटर देन मी, ये गलत है। यू आर बेटर देन आई होगा बिकॉज यू सब्जेक्ट है, और हम जब कंपैरिजन करते हैं तो सब्जेक्ट से सब्जेक्ट का करते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट का कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म से करेंगे। सो रिमेंबर, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सो प्लीज रेक्टिफाई दिस मिस्टेक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन, यू डोंट रिस्पेक्ट मी, डोंट यू। अब देखिए ये है क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन टैग इस तरीके से सेंटेंस के लास्ट में लग जाते हैं। ऑलराइट, यू डोंट रिस्पेक्ट मी, डोंट यू। क्वेश्चन टैग का एक रूल होता है कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव होता है। जैसे यू डोंट रिस्पेक्ट मी नेगेटिव क्वेश्चन है, देखिए, तो अब हमारा क्वेश्चन टैग क्या हो गया, पॉजिटिव। इसलिए करेक्ट आंसर है डू यू, डोंट यू नहीं है। राइट, यू हैव स्टडीड हार्ड, हैवंट यू, यू हैवंट स्टडीड हार्ड, हैव यू। तो अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है आप क्वेश्चन टैग को नेगेटिव रखिए, और नेगेटिव का भी रूल ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगती है, दैट इज नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है, एन अपॉस्ट्रोफी टी। ठीक है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है आई स्टडी एवरी डे, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा डोंट आई, मैं डू नॉट नहीं बोलूंगी। सो रिमेंबर, क्वेश्चन टैग हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही होएगा अगर आप नेगेटिव में बना रहे हैं। तो क्वेश्चन टैग के कुछ रूल्स याद रखिए, एक तो सब्जेक्ट सेम रहता है, एक सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, और टेंस नहीं बदलना है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग ही यूज करना है। जैसे यहाँ पे जो भी हमें डू नॉट डोंट दिया गया है तो मतलब प्रेजेंट टेंस में है, तो हमने वही हेल्पिंग वर्ब को क्वेश्चन टैग में लेके टेंस को सेम रखा है। तो क्वेश्चन टैग का एक्सपेक्टेड है, ज्यादा नहीं बट एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, चाहे इंडिया एग्जाम हो चाहे सीडीएस, एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि ज्यादातर यही एरर्स आते हैं, या तो टेंस बदल देंगे, या सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, या पॉजिटिव का नेगेटिव नहीं करेंगे, नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं करेंगे, इस तरीके के एरर्स। सो स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड वेरी इंपॉर्टेंट 50 रूल्स विद यू। अगर आप एग्जाम से पहले इन 50 रूल्स को भी अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपके ग्रामर का सारे इंपॉर्टेंट रूल्स का एक अच्छा प्रॉपर थरो रिविजन हो जाएगा। राइट, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। प्लीज गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। अगर आपको कोई डाउट है आप इनको मेंशन करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आस्क योर डाउट्स एंड आई विल गेट बैक टू यू। ऑलराइट, सो स्टडी हार्ड, प्लीज गो थ्रू द सेशन, एंड प्लीज अपने स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करिए so that they can also come forward and watch these videos, because आपके साथ उनका भी फायदा होना चाहिए। Right, I hope you agree with me. Okay, so thank you very much. Jai Hind, take care.